ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IIT स्क्वायर बाय अभिषेक जैन। तो अभी तक हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कैलकुलस कंप्लीट किया है और रिलेशन का कुछ पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम नेक्स्ट रिलेशन में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको 1 बाय 1 कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि आर और ऐसे कुछ, इसका क्या मतलब होता है? आर फ्रॉम रिलेशन सेट ए टू सेट बी, मतलब आर क्या है? रिलेशन बता रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो यदि मैं इसको मैं आपको बोलूँ मैपिंग फॉर्म में, तो कैसे बनाऊंगा? ऐसे कुछ, ठीक है। और यहाँ से दिखा दूंगा ऐसे कुछ, आर ऊपर लिखूंगा, इसको सेट ए बोलूँगा, इसको सेट बी बोलूँगा। और मैंने बोला जो रिलेशन आपको दिया होगा, कुछ रूल दिया होगा, उसके अकॉर्डिंगली मैंने बोला यहाँ पे A1 है, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे C1 लेट्स से, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे C2 है। तो इनमें मैपिंग हो रही होगी, तो कुछ रूल दिया होगा, उस रूल के अकॉर्डिंगली ऐसे कुछ मैपिंग हो रही होगी। ठीक है, तो अब एक्चुअली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसको ऐसे भी बोलते थे, याद होगा, ARB, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ। तो इस बात का मतलब क्या है कि आपको ये समझना होगा कि ये जो एलिमेंट है बी के, जो बी वाले, मतलब बी सेट बी के, जो A2 B2 C2, इनको हम बोलते हैं क्या? इमेज ऑफ मैं लिखूँगा बी इज इमेज ऑफ सेट, इमेज ऑफ ए अंडर आर मतलब कुछ रिलेशन आर के अंडर बी जो है ना, वो इमेज है, किसकी इमेज है? ए की। ठीक है, मतलब ये जो लिखा होता है ARB, इसको आप कैसे पढ़ोगे? बी इज़ द इमेज ऑफ ए अंडर आर। तो आप उल्टा कैसे पढ़ोगे फिर? ए को कैसे पढ़ोगे? ए जो होगा वो क्या होगा? ए जो होगा बी का क्या होगा देन? ए इज़ द प्री इमेज ऑफ बी अंडर आर। ठीक है, क्लियर है? तो एक टर्म छूट गया था अपना, तो यहाँ पे टर्म नोट कर लीजिए, आप समझ गए होंगे कैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ। कि मतलब दो सेट आपको दिए हैं A एंड B, उनमें रिलेशन बन रहा है, तो हम लिखते हैं कैसे? ARB। तो B को बोलेंगे हम B इज़ द इमेज ऑफ A अंडर R, और A को बोलेंगे हम क्या? जो A है, A पहले लिखा हुआ है, उसको बोलेंगे A इज़ द प्री इमेज ऑफ B। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा होगा बात? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं अपन, दैट इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन नाम समझ में आ रहा होगा, यदि कोई दिमाग लगाए तो क्या बोल रहा हूँ। इसकी पहले थ्योरी में लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, मैंने थ्योरी डायरेक्टली आपको दिखा दी है। लेट A एंड B बी टू सेट्स। इसको तोड़िए, इस बात को, क्या मतलब हुआ इसका? कि A और B टू सेट्स दिए हुए हैं, और R एक रिलेशन है जो कि A से B है। मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैं बोलना चाहूँ ARB, या फिर मैं बोलना चाहूँ कि R जो है वो रिलेशन है सच दैट A to B। ठीक है, फ्रॉम A to B। और इसको हम, तो इसका जो इन्वर्स होगा ना, देन द इन्वर्स ऑफ R, उसको डिनोट करेंगे हम R इन्वर्स से, R इन्वर्स से ऐसे डिनोट करेंगे। एंड R इन्वर्स क्या होगा? R इन्वर्स उसका रिलेशन ही होगा, वो भी एक रिलेशन होगा, बट वो A से B नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या था, सेट A से सेट B पे, तो R इन्वर्स क्या हो जाएगा? फ्रॉम सेट B टू सेट A, उल्टा। एंड इज डिफाइंड बाय, और डिफाइंड कैसे करोगे आप? आर इनवर्स इक्वल्स टू, जब आप आर को डिफाइन करने के लिए कैसे लेते हो? A टू B, तो आर इनवर्स में कैसे हो जाएंगे एलिमेंट्स? B टू B, A, मतलब ऑर्डर पेयर जो है ना वो रिवर्स हो जाएंगे। तो इस बात को हम यदि बोलना चाहें तो हम कैसे बोलेंगे? मैं लिखता हूँ क्लियरली A, B जो थे ना, यदि वो बिलोंग कर रहे थे R को, देन तो यहाँ पे जो होगा वो ऐसे कुछ होगा, मतलब इधर भी। तो B, ये क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू R इनवर्स। ठीक है, तो समझ सकते हो ये बात? क्लियर है ये चीज़? तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जब आपको A पॉइंट क्लियर है तो आप क्या बोलोगे? देखो जो हमारी देखो A और B में मैं आपको बताऊं, यदि हम बोलते हैं इस सेट A है, ये सेट B है, तो A वाले एलिमेंट से हम क्या दिखते हैं? डोमेन, सेट A वाले से, और सेट B वाले से हम देखते हैं कोडोमेन एंड रेंज, देखते हैं कि नहीं? बट यहाँ पे क्या हो गया कि ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं।
तो इंटरचेंज हो गए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप एक पॉइंट बोल सकते हो क्या, कि फर्स्ट पॉइंट इज दैट डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। जो डोमेन थी यहाँ बी से हम देखते थे डोमेन ऑफ आर में, तो वो बन जाएंगे रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट, और रेंज ऑफ आर वो बन जाएंगे हमारे डोमेन ऑफ आर इनवर्स। होप दिस क्लियर्स टू ऑल। ठीक है, क्योंकि हमारे ऑर्डर पेयर इंटरचेंज हो गए हैं, इंटरचेंज होने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर आप पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ए, लेट ए ऐसा कुछ सेट दिया है आपको, ए कोमा बी कोमा सी, ओ सॉरी, चलो इसको, हाँ ऐसे कुछ दिया है ए कोमा बी कोमा सी, एंड बी जो है वो आपको दिया हुआ है कुछ 1 2 3। ठीक है, एंड रिलेशन दिया हुआ है कैसे, कि ए का 1 के साथ, देन ए का 3 के साथ, देन बी का 3 के साथ, देन सी का 3 के साथ, ऐसा कुछ दिया हुआ है। एक्चुअली आप सोच सकते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, टोटल 9 मतलब ऑर्डर पेयर बनेंगे और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 2 to the power 9। बट हमको वो सब नहीं लेना है, इसने बोला कि रिलेशन दिया हुआ है, उस रूल कुछ रूल होगा, उस रूल के हिसाब से ए कोमा 1 ए कोमा 3 बी कोमा 3 एंड सी कोमा 3 ही हमारे कंसिडरेशन में आ रहे हैं। ठीक है, ये तो आप समझते हैं। तो इसका यदि मैं आर इनवर्स निकालने जाऊँ तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, रिलेशन यही रहेगा, मतलब रिलेशन क्या, ऑर्डर पेयर यही रहेंगे, बस इन ऑर्डर पेयर का इंटरचेंज कर दोगे आप। इसका यदि मैं बोलूँ ए है, ये बी है, तो बी कोमा ए हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 कोमा ए, नेक्स्ट ए कितना हो जाएगा 3 कोमा ए, नेक्स्ट 3 कोमा बी, नेक्स्ट 3 कोमा सी। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट ही, चलो मैंने आर इनवर्स दिखा दिया। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ कि डोमेन ऑफ आर जो दिया था आपको रिलेशन, उस आर का डोमेन क्या था, तो बोलोगे ए उठा लो, बी उठा लो, सी उठा लो, तो कितना था आपका ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट मैं बोलूँ डोमेन और रेंज ऑफ आर क्या था, रेंज ऑफ आर क्या था, देखो 1 3 यही 2 एलिमेंट ही आते हैं, क्योंकि ऑर्डर पेयर में रिलेशन के अंदर हमारे 2 ही आ रहे हैं 1 3 बस। तो ये हो गया हमारे, और को डोमेन तो आपको पता है कंप्लीट सेट भी होती है। तो इसका थर्ड फोर्थ पॉइंट इसी में लिख देता हूँ मैं, कि को डोमेन ऑफ आर वो कितना होता, डायरेक्टली पूरा 1 2 3 मतलब सेट बी कंप्लीट। क्लियर है, चलिए यदि ये क्लियर है तो अब मैं इसी में एक एक्सटेंशन पॉइंट लिखता हूँ, डोमेन ऑफ आर इनवर्स कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स वो कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डोमेन के लिए फर्स्ट एलिमेंट ये वाला दिखते हैं हम, तो 1 3। अब मैं एक रेंज की बात कर लूँ, रेंज ऑफ आर इनवर्स तो कौन सा दिखते हैं, ये वाला, तो कितने आ गए ए बी सी। नेक्स्ट मैं बोलूँ को डोमेन के लिए बात करूँ, तो को डोमेन के लिए क्या हो जाएगा, कौन से हो जाएंगे बताइए, कौन से हो जाएंगे, ए बी सी पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो आप देख सकते हो, क्या देखोगे कि सर डोमेन ऑफ जो आर इनवर्स है ना, डोमेन ऑफ आर इनवर्स है, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स वो रेंज ऑफ आर के इक्वल है, देखो दोनों इक्वल है। रेंज ऑफ आर इनवर्स जो है ना वो डोमेन ऑफ आर के इक्वल है। क्लियर है, तो बात समझ में आ गई होगी जो लास्ट में 2 पॉइंट आपको दिखाए थे। ठीक है ना, तो यदि आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे फिर अपन। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, लेट ए जो दिया है आपको एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी 1 3 5 है, और रिलेशन डिफाइन हो रहा है आर फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड। कैसे डिफाइंड हुआ है कि 1 3 1 5 2 1। ठीक है, वो बोला है इसका आर इनवर्स क्या होगा, तो आप समझ सकते हो कि यदि आर ए टू बी है तो आर इनवर्स क्या होगा, बी टू ए हो जाएगा। ठीक है, यदि ये चीज़ क्लियर है तो आप इसके ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर दोगे। तो गिवन में मेरा रिलेशन जो आर था वो था 1 3 1 5 2 1, तो क्या क्या हो जाएगा, देखो 1 3 का तो हो जाएगा 3,1, और 1 5 का हो जाएगा 5,1, और 2 1 का कितना हो जाएगा 1,2। ठीक है, क्लियर है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 1 2 3 1 1 3 1 3 एक्स्ट्रा आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, 1 5 भी नहीं होगा,
ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 1 2 1, पता नहीं 2 1 कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा। नेक्स्ट 1 2, तो 1 2 है, 5 1 है, 3 1 है, आंसर विल बी सी। क्लियर, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर। चलिए देखिए फिर एक क्वेश्चन और है आपके सामने। क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर जो है ना वो डिफाइंड है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 से लेके डॉट 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 इन्फिनिटी, पता नहीं कहाँ तक, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए हम आपको क्या बोले 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और बोला है रिलेशन जो डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है कि ए कोमा बी के ऑर्डर पेयर बनेंगे, बट रूल क्या है कि ए इक्वल्स टू 2 भी होगा, मतलब ए की वैल्यू बी से 2 गुना होगी। तो मतलब रिलेशन कैसे बन रहा होगा, रिलेशन बन रहा होगा कैसे कि आप यदि बी की वैल्यू 1 लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2,1, देन फिर आप बी की वैल्यू 2 लोगे तो कितना हो जाएगा 4,1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सॉरी 2 4,2 2 ले रहे हो ना, देन बी की वैल्यू आप 3 ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा 6, डबल होना है सीधा सीधा, बी की वैल्यू 4, क्योंकि बी यहाँ पे क्या है, बी है जो हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट बी किस पे, ए डिपेंडेंट है, ये बताया था आपको ये टर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, वही यूज कर रहा हूँ। बी की वैल्यू यदि 4 है तो ए हमारा हो जाएगा 8, और ये जाएंगे ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ बनेंगे, तो ए आर आ गया, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बस इनके ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज कर दो, तो 2 1 का कितना हो जाएगा 1 2, देन 2 4, देन 3 6, देन 4 8, देन ऐसे आगे जाते जाएंगे, ठीक है। होप क्लियर होगा। तो अब ऑप्शन चेक करो कौन सा हो रहा है, 1 2 1 4 2 6 3, 2 1 4 2 6 3, ये तो आर ही है, ये क्या दिखा रहा है, ये आर है, ऑप्शन नंबर है, और उसने आर बस पूछा है तो ये नहीं होगा आंसर। बी 1 2 2 4 3 6, एस दिस इज द आंसर। सी बोलता है आर इनवर्स डिफाइन नहीं है, ये तो गलत बात है, डिफाइन तो हो रहा है, ठीक है, और डी नन ऑफ दिस तो बचते ही नहीं ऑप्शन फिर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या होता है एक्चुअली, ये आप बोल सकते हो कि अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, एक ही सेट पर डिफाइंड है, ठीक है, इस सेट टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी, अभी जिस बच्चे को आइडेंटिटी पता है वर्ड मतलब सेम मतलब आइडेंटिटी होगा, तो वो क्या होगा कि वो सेट ए है, ए पे रिलेशन डिफाइन है, तो आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है ना वो क्या हो जाए, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब सेट ए के हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो जाए, एंड टू ओनली टू इटसेल्फ, ठीक है। मतलब इस बात का कैसे दिखाऊं मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि रिलेशन जो अब डिफाइन होगा ना वो कैसे होगा, ए से ए पे ही, मतलब ऐसे कुछ देखो, यदि मैंने बोला ए सेट ए है, A1 B1 C1 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे भी ए का जो रिलेशन यदि इसको आइडेंटिटी बनना है तो A1 का ऐसे कुछ A1 से, B1 का B1 के साथ, C1 का C1 के साथ, और ये जो रिलेशन होगा वो हमारा ऐसे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, मतलब हर एलिमेंट उसके खुद की, मतलब मैं बोलना चाहूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि सेट ए का हर एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट वो रिलेट करे खुद से, मतलब ऐसा कुछ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो कैसे मैं बताऊँगा इसको, तो नेक्स्ट दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। तो इस बात को यदि मैं थ्योरेटिकली बोलूँ, थ्योरेटिकली कैसे बोलूँगा, ऐसे बोल सकता हूँ कि आई ए, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन आई ए से, ठीक है। तो आई ए जो होगा वो कैसे होगा, वो होगा सर ए कॉमा ए, मतलब यदि ए आपका सेट ए में एलिमेंट है तो उसका जो जिससे रिलेट करेगा वो भी ए ही होगा, ठीक है, और ए बिलोंग कर रहा होगा किसको, कैपिटल ए को, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज़ द, मैं बोल सकता हूँ कि मैथमेटिकली हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इस बात को बोलेंगे हम क्या, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, इसी में है, मतलब यदि मैं आपको बोलूँ कि आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेट्स से ए आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, देन आर कैसे बनेगा, मतलब आइडेंटिटी बनाने के लिए
1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, नेक्स्ट और 3 का 3 के साथ। तो ये 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे। इसको क्या बोलोगे, जो आर होगा वो क्या होगा, इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो फिर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। कैसे, यदि मैं आपको बोलूँ, देखना आप समझना इस चीज़ को, ए आर बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है, मतलब ये तो बहुत सिंपल दे दिया, गिवन ए आर बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। तो रूल क्या है, ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। तो रिलेशन निकल के क्या आएगा, तो ए यदि नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, तो क्या आएंगे, 1 1 2 2 3 3, समझ सकते हो। तो फिर फाइनली मैं क्या बोलूँगा कि आर इज आई आर ऑन गिवन रिलेशन। ठीक है, मतलब आई आर क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। बस समझ में आगे हो गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो टाइप्स के अंदर आएंगे कुछ हमारे रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, देन उसके बाद आएगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले तो रिफ्लेक्सिव से, क्योंकि रिफ्लेक्सिव यहाँ पढ़ोगे तो आपको एक फ़ायदा हो जाएगा, दिखाता हूँ क्या। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। मतलब किसी रिलेशन आर को आप रिफ्लेक्सिव बोलोगे कब, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो आप समझ सकते हो कि आइडेंटिटी रिलेशन टाइप का कुछ बनेगा। देखो क्या दिखाता हूँ कैसे। थर्स यदि आर को रिफ्लेक्सिव होना है, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होना है तो हम क्या बोलेंगे कि ए कोमा ए जो बनेंगे वो बिलोंग करेंगे आर को फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, हर आर के लिए, मतलब हर जो ए आपको दिया होगा सेट ए में, उन सब के लिए जो आपको ऑर्डर पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, ए कोमा ए। ठीक है, उससे मिलकर जो रिलेशन बनेगा वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो अब इसका, इस बात का क्या मतलब हुआ, यदि मैं आपको बोलूँ कि एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मैंने बोला लेट लेट ये आपको दिया कुछ 1 2 3, तो एंड रिलेशन दिखा दिया मैंने कुछ ऐसा 1 1 1 3। ठीक है, 3 लिखा हुआ है, देखना है 1 3। तो अब मैं इसको बोलूँगा कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, सिंस आप ऑब्जर्व करो कि जो 3 है ना, यहाँ पे जो 3 है वो 3 तो बिलोंग करता है सेट ए को, सही बात है, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, बट जो 3 इसका, इस 3 की वजह से यहाँ पे ऑर्डर पीरियड क्या निकल के आना चाहिए, 3 बट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इसलिए, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ नेक्स्ट। तो मैंने आपको जो लास्ट क्वेश्चन दिखाया था उसी के आधार पर एक नोट लिखूँ, तो नोट कैसे लिखूँगा रिफ्लेक्सिव के रिगार्डिंग, मैं लिख सकता हूँ अ रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू ए सच दैट ए तो ए से बिलोंग कर रहा हो, बट ए कोमा ए का जो ऑर्डर पेयर है वो हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा हो, तो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। तो यदि आपको ऊपर वाला पॉइंट समझ में आ गया और आइडेंटिटी रिलेशन आपको समझ में आया, तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हो। क्या पॉइंट लिखोगे आप कि सर आई कैन से दैट द आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन नॉन वॉइड सेट ए। मतलब खाली सेट नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट नहीं होना, नॉन वॉइड और नॉन एम्प्टी एक ही वर्ड है।
बट बट रिवर्स इज़ नॉट ट्रू, रिवर्स इज़ नॉट ट्रू मतलब हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो जाए ये बात सही नहीं होगी, बट हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन अपन फिर देखते हैं। तो टाइप 2 देख लेते हैं अपन, उसी में जो टाइप्स लिखे थे उसमें सेकंड टाइप से आई कैन से दैट सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको आप ऐसे बोलिए कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ऐसे कुछ जो आपको अभी हमने पढ़ाया था उसमें इनवर्स रिलेशन में क्या होता था, ऑर्डर पेयर चेंज होते थे। मतलब ए कोमा बी बिलोंगिंग टू, यदि आर ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होगा, बी कोमा ए वो भी आर को ही बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब इस बात का एक कैसे समझे हम, इसी बात को और कैसे बोल सकते हो कि ए आर बी बिलोंग करेगा बी आर ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। मतलब इस बात को अपन बोलना चाहें तो अपन वही बोल सकते हो कि इट शुड बी नोटेड दैट आर इज सिमेट्रिक कब होगा, इफ एंड ओनली इफ कब होगा, जब आर इनवर्स मतलब इनवर्स रिलेशन और रिलेशन दोनों ही इक्वल हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन होगा वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स दिखा देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो कि द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल तो आपको पता है जो गिवन होता है वही, यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन अ नॉन वाइड सेट आर सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट मैं आपको बोल सकता हूँ कि ऐसे कुछ बोल सकते हो आप, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ना, आप बोलो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का 1,1 का सेम होगा हमेशा, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि 1,2 का सिमेट्रिक 2,1 हो जाएगा, बट वो रिफ्लेक्सिव थोड़ा ना होगा। इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। तो यदि सिमेट्रिक रिलेशन आपको समझ में आ गया तो देख सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको बोला कि ए आपको ऐसे कुछ दे दिया मैंने, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेट दे दिया आपको। अब मैं इसका एक रिलेशन निकालना चाहता हूँ R1 लेट्स से। तो मैंने लिखा 1,1, तो 1,1 का सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन 1,1 ही हो जाएगा, क्योंकि ए कोमा बी का सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, बी कोमा ए। तो 1,1 का 1, एस दिस इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट मैं 2,2 बोलूँ, मैं 3,3 बोलूँ, नेक्स्ट मैं 4, बोलूँ, तो आप ऑब्जर्व करो एक रिलेशन R1 जो है ना वो सिमेट्रिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1,1 का ए कोमा बी कोमा ए सेम होगा, 2,2 का ऐसे ही होगा, और ये आइडेंटिटी भी होगा एंड ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, क्लियर है, रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं सेकंड इक्वेशन दिखाता हूँ, इसी में से ही निकालता हूँ। जैसे मैंने बोला 1,1 1,2 2,1 2,3, और नेक्स्ट मैंने आपको बोला 3,2। अब ऑब्जर्व करिए, यदि 1,1 है तो 1,1 का सिमेट्रिक क्या होता, 1,1, बस दिस इज मतलब हो गया सही। 1,2 का क्या होगा, 2,1 है, उसी रिलेशन में दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। 2,3 का 3,2 दिया है, एस, दिस इज सिमेट्रिक। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट एक और बोलूँ R3 में ऐसा लेता हूँ। जैसे मैंने बोला 1,2 2,1 3,2 4,1 1,4, और एक और लेता हूँ 3,4 4,3। चलो एस ले लिया मैंने।
तो ऑब्जर्व करिए, यदि मैंने ऐसा लिया तो 1,2 का 2,1 है दिया है, एस सिमेट्रिक होगा। 3,2 का 2,3 दिया है, नहीं दिख रहा है, चलो छोड़ो। 4,1 का 1,4 दिख रहा है, एस दिख रहा है। और 3,4 का 4,3 दिख रहा है। मतलब ये 3 पेयर तो मतलब इसकी वजह से सिमेट्रिक है, बट 3,2 का 2,3 नहीं है, इसलिए ये नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। एक और दिखते हैं, जल्दी से मैं आपको दिखा दूँ सिमेट्रिक समझने के लिए जल्दी से। जैसे मैंने आपको बोला कुछ 1,2 2,1 नेक्स्ट 3,2 नेक्स्ट 2,3 नेक्स्ट 4,1 नेक्स्ट 1,4। ठीक है, तो ये देखो 1,2 का 2,1 दिया है, 3,2 का 2,3 दिया है, 4,1 का 1,4 दिया है, इसलिए दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है आपको? ओके, तो आपको सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, चलिए फिर। तो नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इसको ध्यान रखना कि मैं बोल सकता हूँ कि अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ, मतलब ऐसे कुछ हो कि ए कोमा बी बिलोंग करता हो रिलेशन को, एंड बी कोमा सी, मतलब ए कोमा बी, मतलब ए और बी जहाँ यहाँ पे इसने छोड़ा और यहाँ से बी से स्टार्ट हो गया, बी कोमा सी भी बिलोंग करता हो, ए इसने छोड़ा यहाँ पे और ये इसने यहाँ से स्टार्ट करता हो, ऐसे कुछ पेयर बन रहे हो। ठीक है, देन तो इन दोनों को छोड़ दो, ए कोमा बी को छोड़ दो, क्या बनेगा आपको ए कोमा सी, वो भी बिलोंग करता हो रिलेशन को। ठीक है, फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ए मान लीजिए लेट मेरा बिलोंग करते थे किसी ए में, सेट ए में। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको बोलना चाहूँ, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, जैसे कि लेट 1,2 2,3 ऐसे कुछ है। लेट 1,2 एंड 2,3 बिलोंग करते हैं मेरे रिलेशन में। देन एक और बनेगा 1,3 will also belongs to R for relation to be transitive। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। मतलब क्या हुआ कि मैं 1,2 एक मालूम में ऑर्डर पेयर था, दूसरा 2,3 एक ऑर्डर पेयर था, वो दोनों बिलोंग करते थे रिलेशन में। तो अब 2 को छोड़ दीजिए आप, तो बचेगा कितना 1,3, वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तब हमारा रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। अच्छा एक मिनट, एग्जांपल से पहले यदि मैं इसको बोलूँ, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता था, कैसे ए आर बी। ठीक है, ए आर बी एंड बी आर सी, वो सेम बात है, आपको पता है ना। ये तो ए आर बी बी आर सी है, देन मतलब क्या होना चाहिए, ए आर सी भी होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, मतलब यदि आपको वो याद हो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्या होता था वो, मैं बोलूँ एक्स बाई जेड, ऐसे कुछ मान लीजिए। मैं बोलता हूँ एक्स का रिलेशन जेड के साथ है और एक्स का रिलेशन बाई के साथ है, तो बाई का रिलेशन जेड के साथ होना चाहिए। ठीक है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स पढ़ी हो आपने थर्मोडाइनमिक्स, तो उसको ऐसे रिलेट कर लीजिए आप। तो इसी बात को और मैं कैसे बोल सकता था कि इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू सी, मतलब ए बी से रिलेट करता है और बी सी से रिलेट करता है, देन ए इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो वो सेम बात है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जिसने पढ़ी है अभी, उसको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। जैसे मैंने बोला कि एग्जांपल कि एक आपको सेट दिया हुआ है कुछ 1 2 3 3 एलिमेंट्स, और रिलेशन बनाता हूँ ऐसे कुछ कि 1 2 2 3 तो 1 3 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? कैसे होगा? देखो, ए आपको सेट ए दिया था, इस सेट ए का रिलेशन दिया हुआ है ऐसे कुछ कि 1 2 2 3, तो 1 2 2 3 है, मतलब इसका ऐसे समझिए कैसे
कि ए आर बी है, बी आर सी है, मतलब यहाँ पे जो छोड़ा था वहीं से बी आर सी है, तो 1 3 है क्या है, तो मतलब आप क्या बोलोगे इसको, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन फिर। तो इस पर कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। जैसे मैंने बोला आपको एक रिलेशन दिया है R1, लेट्स से पहले मैंने एक आपको एक सेट दिया है ए जिसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, मुझे चेक करना है, मैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स लूँगा, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेरा ट्रांजिटिव होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ये R1 आपको कुछ ऐसे दे दिया मैंने 1 1 2 2 नेक्स्ट 3 3। ठीक है, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर यदि ए आर बी एंड बी आर सी ऐसे है तो ए आर सी होना चाहिए कि नहीं। तो यदि मैं 1 1 के लिए बात करूँ, मैं बोलता हूँ 1 1 के लिए, तो 1 1 का यदि मैं बोलूँ कि ए आर बी बोलूँ 1 1 के लिए, तो इसका बी आर ए वो भी कितना होगा 1 1, और इसका बी आर सी 1 1 और ए आर सी भी कितना हो जाएगा 1,1 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए ए वाला सिमेट्रिक, ए वाला मेरा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, इसी में एक समझते हुए मैं आगे बोलूँ। जैसे मैंने बोला R2 लिया मैंने ऐसे कुछ, नेक्स्ट 1 2 2 3, समझना 1 3 4 4 1 1 2 2, इतने ऑर्डर पे ले रहा हूँ मैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या ये मेरा ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे अब सोचने वाली बात क्या है, यदि मैंने 1 2 के रिस्पेक्ट में लिखा तो 1 2 मिल गया, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 2 3, तो 2 3, तो फिर 1 3 भी होना चाहिए। तो 1 3 है क्या, देखो यहाँ पे 1 3 है, मतलब इनके रिस्पेक्ट में तो ये 1 3 हो गया। अब 4 4 से कोई दिक्कत नहीं है, 4 4 का तो 4 4 ही हो जाएगा, 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 3 3। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अब देखूँ मैं, अब सोचने वाली बात, ये 3 बच गए हैं, इन तीनों कैसे सोचोगे। यदि मैं बोलूँ आपको मैं 3 2 लेता हूँ, तो 3 2 का और यहाँ पे 2 1, तो यहाँ पे 3 2 ये दोनों इक्वल है, तो 3 1 होना चाहिए। तो ऐसा है क्या, देखो 3 2 3 1 2 1 सब दिया हुआ है, मतलब ये वाला मेरा ट्रांजिटिव है। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मैंने बोला R3, एक एग्जाम्पल 1 2 2 3 3 2 2 2 3 1 1 3। ठीक है, अब इसको देखो, सोचने वाली बात, 1 2 देखा 2 3 देखा, तो दिमाग में आना चाहिए कि सर 1 3 होना चाहिए। तो 1 3 दिख रहा है यहाँ कहीं पे भी, यस है 1 3, चलो बन गई बात। नेक्स्ट इसको 3 2 देखा और 2 2 देखा, तो इसको देख के समझ में आया कि सर 3 2 होना चाहिए, और 3 2 कहीं दिख नहीं रहा है आपको, मतलब क्या हुआ कि दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे हम देखते हैं। कोई भी आपको ऐसे कुछ दिए होंगे, हमेशा एक क्वेश्चन आपको इसमें जेईई मेन में आपको मिलते हैं, उसमें बस ये होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे उसमें एक ऑप्शन होगा आपको रिफ्लेक्सिव, दूसरा होगा बी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है ऐसे कोई ऑप्शन दे देते हैं कि ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। फोर्थ ऑप्शन हो सकता है ऐसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा, एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने मिलेगा जेईई मेन में, इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट फोर्थ वन देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों एक साथ यदि हो रहे होंगे किसी भी रिलेशन में, तो उस रिलेशन को आप बोलोगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको थ्योरेटिकली कैसे बोलूँगा मैं, देखिए। ठीक है, तो थ्योरी ये लिखिए आपके सामने क्या है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए आपको कोई दिया हुआ है, उस सेट ए में यदि इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बोलना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बोलने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, वो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो।
ठीक है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मतलब यदि मैं हर एलिमेंट के लिए बात करूँ तो उसकी इमेज दिखना चाहिए, रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। यदि मैं बोलूँ आपको, आप आईना के सामने खड़े हो जाओ, तो आईना के सामने खड़े हो गए तो आपको खुद की इमेज दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो ए यदि खड़ा होगा तो ए की इमेज क्या होगी? ए ही होगी। तो ये कोमा ये होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक कब होगा? मतलब जब मैं आपको बोलूँ कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएं, मतलब आर और आर इनवर्स दोनों ही इक्वल हो जाएं। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू ए। और ट्रांजिटिव कब होगा? जब ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर, बी कोमा सी बिलोंगिंग टू आर, तो ए कोमा सी भी बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी। ये क्या सिंबल है? फॉर ऑल का। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए, तो ये तीनों ही एक साथ यदि हो रहे होंगे तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन फिफ्थ वन, दैट इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ये क्या होता है जल्दी से देखते हैं इसके बारे में भी। तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशन आर ऑन सेट ए, उसको यदि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होना है तो कैसे होगा कि मैं बोलूँ कि ए भी बिलोंग करता है आर को, एंड इसका जो इनवर्स है बी ए, वो भी आर को बिलोंग करता है। तो ए कोमा बी, ए और बी इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग टू ए। तो इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने बोला लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एन क्या है? मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और अ रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, मतलब एन क्रॉस एन मतलब ए क्रॉस ए टाइप का। ठीक है, इज डिफाइंड बाय एक्स आर बाय, मतलब एक्स रिलेटेड टू बाय, इफ एंड ओनली इफ एक्स डिवाइड्स बाय, दैट इज डिवाइड से मतलब एक्स अपॉन बाय। ठीक है, इस टाइप से है, और इसको मुझे बनाना है एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक कब बनेगा? देखिए तो क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है एक्स आर बाय, तो बाय का रिलेशन भी एक्स के साथ होगा क्योंकि एन क्रॉस एन है ना, क्योंकि एन क्रॉस एन मतलब सेम वाले पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो सेम पेयर बनाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि एक्स डिवाइड्स बाय कॉमा बाय डिवाइड्स एक्स, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू बाई। तो ये जो पूरा होगा ये क्या होगा मेरा? दिस इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसको आप जब खोलोगे तो कैसे बनेगा, एन जो आएगा वो कैसे आएगा रिलेशन, जब एन क्रॉस एन है, मतलब पहला यदि 1 ले लिया तो दूसरा 1 ही होगा, दूसरा 2,2 होगा, नेक्स्ट 3,3 होगा, ऐसे जाएंगे। मतलब यदि मैं बोलूँ, इनको मैं बोलता हूँ एक्स आर वाई, मतलब एक्स कोमा वाई, तो वाई कोमा एक्स भी क्या होगा इसका 1,1 ही होगा, और यहाँ पे भी सेम समझ सकते हो। तो इसका एक्स अपॉन वाई करोगे तो एक्स अपॉन वाई कितना होगा 1/1, मतलब 1। यदि मैं बोलूँ एक्स, इसको मैंने एक्स वाई माना तो इसका भी कितना होगा 2/2, सेम। समझ रहे हो मेरी बात? और यदि वाई अपॉन एक्स भी करोगे तो वो कितना होगा 1/1, और वाई बाई एक्स 2/2 का करोगे तो वो भी कितना होगा सेम। मतलब दोनों सेम हो रहे हैं, तो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दोनों सेम है, देख सकते हो एक्स और वाई की वैल्यू सेम है। नाउ क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक का एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मैंने बोला एक एग्जाम्पल, लेट्स से आर, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, एक्स कोमा बाय एक्स एंड बाय आर ट्राइंगल्स, ये 2 ट्राइंगल्स हैं, सच दैट एक्स इज कंकरेंट टू बाय। तो समझ सकते हो एक्स यदि कंकरेंट होगा बाय से तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि मैं बोलूँ एक्स कंकरेंट है बाय से तो बाय भी कंकरेंट होगा एक्स से। तो समझ सकते हैं एक्स और वाई दोनों ही इक्वल होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो एग्जांपल किसका हो गया? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का। ठीक है, तो आपको मैंने अभी तक जो रिलेशन पढ़ा है आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनका समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन आपको लगभग, यदि जेईई मेन देने जाओ 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर एक बैठा रहता है, जिसमें आपको मोर देन 1 वाले आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। उसमें होगा सिमेट्रिक भी आइडेंटिफाई करना होगा, रिफ्लेक्सिव भी करना होगा, हो सकता है आपको तीनों ही आइडेंटिफाई करना हो सकता है आपको एक ही आइडेंटिफाई करना होगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली ही आपको हर क्वेश्चन को वो करना होता है। तो आपकी अप्रोच हमेशा रहेगी, जो भी कहानी आपको क्वेश्चन में दी हुई है उस क्वेश्चन का आप पहले रिलेशन लिख लो, उसको आप तोड़ के पहले रिलेशन बना लो, रिलेशन देख के फिर चेक करो ऑप्शन। ठीक है, तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं।
तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन इसी मतलब कंसेप्ट पे। दिया हुआ है आर इज अ रिलेशन दिया हुआ है सच दैट कि आर डिफाइंड है ऐसे कुछ एक्स वाई के ऑर्डर पेयर बन रहे होंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है कि सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू बन दिया, और एक्स वाई जो है इंटीजर हैं। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि आर सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आर इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस मतलब तीनों ही होने चाहिए, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। आर सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव ही होगा सिर्फ, या फिर आर ट्रांजिटिव ही होगा। चेक करना है क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो मुझे पता है यदि मैं यहाँ पे एक्स वाई इंटीजर हैं तो मैं यदि ऐसे एक्स कोमा एक्स मतलब दोनों सेम लूँ तो वो बिलोंग करेंगे रिलेशन को, एस करेंगे बिल्कुल, क्योंकि इंटीजर है। तो बिकॉज तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मुझे रिलेशन क्या दिया हुआ था एक्स माइनस, तो देखो एक्स माइनस एक्स का मोड लोगे तो वो कितना होगा 0। 0 क्या 1 से छोटा होता है, 1 के इक्वल, तो ये बात सही बात है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव तो चेक हमारा हो गया है। ठीक है, चलिए सेकंड में चेक करता हूँ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होने के लिए मैं यदि बोलूँ एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर देन वाई कोमा एक्स मतलब ऐसा कुछ, वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। मतलब यदि मैं इस रिलेशन की बात करूँ, इसमें दिया हुआ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो देन हम यदि इसका वाई माइनस एक्स भी लेंगे तो वाई माइनस एक्स भी 1 से ही छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आप सोच के देखो 2 और -2 दोनों का ही मेरा मॉडुलस वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है। मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ एक्स माइनस वाई का डिफरेंस और वाई माइनस एक्स का डिफरेंस, उन दोनों की मॉडुलस वैल्यू लेने जाऊँ मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेने जाऊँ तो दोनों ही सेम होगी, देयरफॉर ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो क्या कोई अभी तक कुछ कंक्लूजन में पहुँचे हम। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है, ये सही होते हुए थोड़ा दिख रहा है, बट इक्विवेलेंस भी चेक करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी चेक करना पड़ेगा, तभी मैं बी और सी में बोल पाऊँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर डी तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि बोला है सिर्फ ट्रांजिटिव होगा, तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 तो पहले हो चुके हैं। अब ट्रांजिटिव चेक कैसे होगा, थर्ड में ट्रांजिटिव चेक करता हूँ। तो कैसे ट्रांजिटिव चेक करूँगा, मैंने बोला एक्स कोमा वाई, ठीक है, मतलब मैंने इसमें ऐसे उठा लिए वो आर हैं, और दूसरा मैंने पेयर उठाए कुछ ऐसे बाई कोमा जेड, मतलब ऐसे कुछ इंटीजर है ना, तो 1,2 एंड 2,3 मैंने ऐसे ले लिए। सेट ऑफ इंटीजर है तो 1,3 भी मिल जाएगा आपको, ऐसा भी मिल सकते हैं ना पेयरिंग, क्योंकि देखो 1,3 भी करोगे तो क्या वो ऐसे पेयर हमको छांटने पड़ेंगे जिसका वैल्यू डिफरेंस 1 से छोटा होना चाहिए इन दोनों का, या फिर 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सोच सकते हो। तो ऑब्जर्व करो यदि मैंने 1,2 उठाया और 2,3 उठाया तो 1,2 का डिफरेंस कितना आएगा, 1,2 का डिफरेंस, तो ये तो 1 के इक्वल आ गया। देखो 2 -1 मतलब 1 - 2 करोगे उसका डिटरमिनेंट वैल्यू लोगे तो 1 आएगा, 1 और 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 आएगा। बट 2,3 करोगे तो 2 - 3 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू मतलब 1 के लेस देन और इक्वल्स टू तो आ सकता है। बट इन दोनों का जब आप ट्रांजिटिव बनाओगे वो कितना आएगा 1,3, तो 1,3 में मतलब 1 - 3 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो कितना हो गया, ये 2 का भी लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा, नहीं होगा, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये तो हो गया, मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझा दिया, बट इसको मैं थ्योरेटिकली कैसे देखूंगा, तो थ्योरेटिकली नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो थ्योरेटिकली कैसे देखोगे आप, एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर है एंड वाई कोमा जेड बिलोंगिंग टू आर है, दैट मीन्स तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो, इसका एंड वाई माइनस जेड ये भी आपका 1 से छोटा है। देन नाउ तो मैं x माइनस जेड करने जाऊँ तो x माइनस जेड करूँ तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। अब आपको ये इनइक्वलिटी याद होगी, ये वाली इनइक्वलिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, वो क्या बोलती है, ये 2 का सम अब यहाँ पे इक्वल होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए, तो x-1 प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितना आ गया x माइनस जेड, ये कितना आ गया, इसका वैल्यू 1 है, 1 और 1 के इक्वल है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो 1 ले सकता हूँ मैं, इसका ही वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 और 1 से छोटा है तो मैक्सिमम 1 हो गया, तो 1 + 1 तो लेस देन 2 आ गया। मतलब यदि मैं बोलूँ x माइनस जेड का डिफरेंस की बात करूँ तो वो लेस देन और इक्वल्स टू 2 आ रहा है, वही बात मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाई थी, मतलब ये ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो लास्ट पेज पे मैंने आपको एग्जाम्पल लेके दिखाई थी, देखो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, 2 कभी 1 2 ना 1 के कभी छोटा होगा ना ही 1 से इक्वल होगा।
देयरफॉर इस ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो अब इक्विवेलेंस तो नहीं बचा, तो आंसर क्या हो गया सी, आर इज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ रिलेशन आर आपको दिया हुआ है कुछ, जिसमें दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं 1 2 2 3 इज गिवन, तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ MIN इसकी पावर है, मतलब मिनिमम लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर रिक्वायर्ड टू मेक रिलेशन इक्विवेलेंस, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए, इक्विवेलेंस मतलब कब बनता है, जब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों ही आ जाएं, तब ये हमारा इक्विवेलेंस बनता है। तो बोला है कि ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होने चाहिए, तो देखते हैं जल्दी से। तो ऑब्जर्व करिए, मुझे इस रिलेशन में दिया हुआ था क्या 1 2 2 3, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब ऑब्जर्व करिए, सिमेट्रिक के लिए सोचता हूँ पहले, सिमेट्रिक का 1 2 का कितना हो जाएगा 2,1, 2 3 का कितना हो जाएगा 3,2, ठीक है। अब सिमेट्रिक कंप्लीट है। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 हैं, तो एक 1 1, नेक्स्ट 2 2, नेक्स्ट 3 3 होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, तो 1 2 2 3 दिया हुआ था, तो 1 2 2 3 का क्या होना चाहिए 1 3, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और 1 3 जो आ गया है, तो 1 3 का सिमेट्रिक कितना होगा 3,1, ठीक है, समझ में आ रही बात। और 3,1 का मैं यदि बात करूँ आपको क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होगा 3 3 एंड 1 1, वो ऑलरेडी है। तो इतने नंबर ऑफ हमारे ऑर्डर पेयर हमको मिनिमम चाहिए होंगे, जिससे कि हमारा ये इक्विवेलेंस बनाने के लिए, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल नहीं होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ, ज़्यादा तो हो सकते हैं, मिनिमम इतने ही, कम से कम इतने चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिया हुआ है एक रिलेशन है आर, वो दिया हुआ है एक्स कोमा वाई के आप ऑर्डर पेयर बनाना है, बट एक्स की वैल्यू वाई से छोटी होनी चाहिए, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो मुझे ऑप्शन चेक करना है कौन सा सेटिस्फाई करेगा, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो पहले चेक कर लेते हैं हम सिमेट्रिक के लिए, मतलब ऐसे करते हैं पेयर बनाते हैं। तो मैंने एक्स की वैल्यू 1 ले ली, तो वाई की वैल्यू मेरे को 1 नहीं ले सकता, 1 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 1 ले लूँगा तो 1 कभी 1 से छोटा होगा नहीं होगा, मतलब मैं 1 1 वाले ऑर्डर नहीं लिखता, 1 1 वाले कौन से, मतलब रिफ्लेक्सिव कभी नहीं आएंगे। अब सिमेट्रिक की बात करता हूँ, सिमेट्रिक मतलब मैं आपको बोलूँ कि 1 2, तो 2 1 होना चाहिए। बस सोचो यहाँ पे इस केस में यदि मैं इसको एक्स कोमा वाई मान रहा हूँ, तो यहाँ पे तो एक्स वाई से छोटा है, ठीक है। बट यदि मैं सिमेट्रिक होना है तो 1 2 का 2 1 भी होना चाहिए, तो मतलब एक्स वाई से बड़ा भी होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्स लेस देन वाई ही होना चाहिए, देयरफॉर ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब बचा है ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। ट्रांजिटिव चेक कैसे करेंगे हम, कि यदि मैंने बोला मैंने 1 2 ले लिया, तो नेक्स्ट मैंने 2,3 भी ले लिया, तो मैं 1,3 ले सकता हूँ ऐसा, मतलब ऐसा एक, मतलब एक सेट बना के दिखा दिया मैंने, और भी ऐसे बनेंगे, मतलब 1,2 2,3 ऐसे लिया, तो ये देखो ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसका 1 3 आ गया। तो तीनों ही केस में एक्स वाई से छोटा है क्या, देखो यहाँ पे एक्स 1 है, यहाँ वाई, तो एक्स लेस देन वाई, यहाँ पे भी एक्स 2 है, वाई एक्स 1 है 3, तो तीनों ही केस में छोटा है। इसमें कि ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव ही होगा, ठीक है, देयरफॉर बी इज़ द आंसर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो देखिए ऐसा कुछ दिया है, तो मुझे चेक करना है ऑप्शन वही है ऊपर वाले, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले नहीं है, ऑप्शन इसके चेंज कर, चलो ठीक है मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत, तीनों चेक करके देखते हैं। तो एक्स कोमा वाई मुझे ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है कि एक्स माइनस वाई इवन होना चाहिए। तो इवन मुझे पता है क्या होते हैं 0 2 4 6 इस टाइप से होते हैं, मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए इस टाइप से। तो मुझे ऐसे कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो एक तो वो बन सकते हैं जो सेम सेम हो, तो 1,1 2,2 3,3 बनेंगे। तो ये क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम और चेक। यदि मैं सिमेट्रिक की बात करूँ 1 2 2 1, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस तो इवन नहीं आएगा हमेशा। देखो यदि मैं 1 3 और 3 1 लेता हूँ, तो इनके तो डिफरेंस आ जाएंगे तुम्हारे इवन, बट 1 2 वाले का तो नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऑड हो जाएगा, तो हमेशा इवन नहीं होगा। उसने बोला इवन ही चाहिए डिफरेंस को, एक्स माइनस वाई का डिफरेंस इवन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या किया कि मैं ऐसे लेता हूँ कुछ 1 3 नेक्स्ट 3 1, ठीक है। तो यदि मैं 3 1 लूँ, तो 1 3 पे तो हमारा ये डिफरेंस जो हो जाएगा वो भी ऐसे इवन आ जाएगा, और 3 1, तो 3 1 तो इनसे मिलेगा क्या 1,1, तो ये इवन आ गया। देखो मतलब ये ट्रांजिटिव हमारा हो जाएगा। कैसे ट्रांजिटिव हो जाएगा, यदि मैं 1 3 लिया
तो 1 3 3 1 3 1 का टेंजेटिव होने के लिए मतलब ARB एंड BRC, और टेंजेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ARC होना चाहिए। तो देखो 1 3 3 1 1 1 हो जाएगा। मैंने बोला आपको ऐसे कुछ 1 5 5 1, ठीक है। तो 5 1 छोड़ो तो ये फिर भी 1 1 हो गया। 1 1 का भी डिफरेंस कितना ही होगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, मतलब इवन हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो हमारा है क्या है, सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इस ऑप्शन में ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं दिए हुए थे, इसलिए मैंने आपको बोला ये वो सेम ऑप्शन इसके लिए वैलिड नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक दो और देखते हैं जल्दी से। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखिए आर रिलेशन है x, y के ऑर्डर पे बनाना है, बट कैसे, रूल क्या है कि या तो x y के इक्वल हो या फिर x माइनस बाई, मतलब फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंस बाई के साथ 1 के इक्वल आना चाहिए, और x और y दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। मुझे चेक करना है कि सिमेट्रिक होगा, क्या रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ट्रांजिटिव होगा, क्या फिर इक्विवेलेंस होगा। तो हम चेक करते हैं पहले सिमेट्रिक के लिए। लेट्स से तो सिमेट्रिक के लिए चेक किया तो मैंने कुछ अब 1,2 ले लिया, चलो 1,1 ले लिया, तो 1,1 का 1,1 ही हो जाएगा। यदि मैं बोलूँ ARB तो सिमेट्रिक होने के लिए BRA होना चाहिए, दोनों सेम रिलेशन में होना चाहिए, तो 1,1 सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, बट मैंने 1,2 ले लिया, तो 1,2 लिया तो ऑब्जर्व करो इसका 2,1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,1 जब लिया था तब x, y के इक्वल है, मतलब एक तो सेटिस्फाई हो रहा है, x और y के इक्वल हो रहा है। बट मैंने 1,2 ले लिया और 2,1 लिया, तो 1,2 लिया तो x y के इक्वल तो नहीं है यहाँ पे, x y के इक्वल नहीं है, x y के इक्वल नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे डिफरेंस जो है ना x माइनस बाई का, वो कितना हो जाएगा, 1 - 2 -1, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस बाई। यदि इसके लिए x ये हो जाएगा 2 - 1 1, मतलब -1 1 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में आ रही। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, 1 1 2 2 3 3, इन्हीं सब के लिए होगा कि नहीं। तो 1 1 2 2 1 1 के लिए तो x को बाई के इक्वल है, इसमें x को बाई इक्वल है, x को बाई इक्वल है, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक, और भी बनेंगे बट उनसे कोई सेंस नहीं बनता है। और ट्रांजिटिव यदि मैं बोलूँ 1,2 2,3, तो 1,3 भी होना चाहिए, मतलब इसका डिफरेंस कितना है, 1 - 2 -1, इसका डिफरेंस कितना है 2 - 3 -1, और इसका डिफरेंस कितना है 1 - 3 -2। तो ऑब्जर्व करो जब 1 - 2 -1 के इक्वल है, बट इसने बोला है कि नहीं ऐसे नहीं चाहिए, तो ये वाला हम नहीं बनाएंगे। यदि मैंने ऐसे वाले बनाए 2,1 और आई कैन से दैट 1,3, क्योंकि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से ये बनाना चाहिए। तो 2,1 का तो डिफरेंस मेरा 1 हो जाएगा, बट इस वाले का फिर डिफरेंस -2 हो गया, वो इक्वल नहीं हो रहा है, माइनस बन गए, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं हो रहा तो इक्विवेलेंस की तो बात ही नहीं बचती है, तो आंसर विल बी रिफ्लेक्सिव ओनली। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो नेक्स्ट फिर आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं जल्दी से। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इस पर क्या करना है, और भी क्वेश्चन आप कर लेना प्रीवियस ईयर के, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। एक दो नोट लिख लो। फर्स्ट नोट इज if a set has n elements then number of reflexive relations कितने पॉसिबल होते हैं, इसका डायरेक्ट 2 to the power n² - n। ठीक है, और इफ़ अ सिमेट्रिक की बात करूँ मैं, सिमेट्रिक की मतलब नंबर ऑफ सिमेट्रिक कितने पॉसिबल होते हैं, रिलेशंस कितने पॉसिबल होते हैं, वो होते हैं हमारे 2 to the power n² + n/2। ठीक है, तो इसके साथ हमारा रिलेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम जो लेक्चर होगा उसमें हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और फंक्शन को हम देखेंगे पूरा डिटेल में। और ये समझ लीजिए कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए, क्योंकि फंक्शन के ऐसा बेटेज में देखूँ तो एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होते हैं, बट उसका यूज़ जो है ना वो आपको पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको अलग से दिखेगा। जब आप AOD वगैरह करोगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने मिलेंगी, ठीक है ना। और डिफरेंशियबिलिटी में भी, कंटिन्यूटी में भी, तो ये सब चीज़ें आपको पता होने चाहिए। तो फंक्शन में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, चलिए, आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, कहीं पे भी आप मिनट मेंशन करके मेरे को बता देना। ठीक है, मैं आपका डाउट वहीं पे क्लियर कर दूँगा। ठीक है, चलिए फिर, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।